सफेद राजहंसों ने सरसब्ज मैनचेस्टर यूनि को बरसूरत अपने परों में लपेट लिया। बर्फ के ऐसे ढेरों को देखने वालों का जी चाहता था कि वो उन ढेरों पर फिसलें, गोले बना बना एक दूसरे को मारें, और बहुत से स्टूडेंट्स वक्त निकाल कर ऐसा कर भी लेते थे। यूरोप पर सफेद परी का राज था और गर्म खित्तों से ताल्लुक रखने वाले उस सफेदी पर फिदा हुए जा रहे थे, जबकि ठंडे खित्तों के बाशिंदे ऐसे मौसम से बहुत चिढ़ते हैं। वो बाहर के दिलदादा होते हैं, उन्हें मुंह से भाप निकालते इस मौसम से कोई खास लगाव नहीं। इतने ढेर सारे गर्म कपड़े पहनने से उन्हें कोफ्त होती है। पाकिस्तानियों की तो खैर जान होती है सर्दियों में, और वो सर्दियों के मुख्तसर दौरानिये को ऐसे मनाते हैं जैसे मगरिब क्रिसमस की छुट्टियों को। दस्ताने, टोपी चढ़ाए, कानों के गिर्द मफलर लपेटे, गर्म कोट की जेबों में हाथ दिए, सुर्ख नाक लिए, धुंध को अपने अंदर उतारते, धुंध के पर्दों को चाक करते, अमरा यूनिवर्सिटी में आते ही मबहूत सी हो जाती। धुंध यूनिवर्सिटी की इमारत की बुलंदियों से होती जमीन पर उतर रही थी। वो थोड़ी देर को खड़ी की खड़ी रह जाती। क्या ये किसी ख्वाब का मंजर है या ख्वाब ही है? स्टूडेंट्स तेजी से आ जा रहे होते, नीले पीले सुरमई काले सफेद कोटों वाले, टोपियों वाले, मुंह से भाप निकालते, हाथों को रगड़ते या जेबों में दिए। कितने प्यारे मंजर थे। ठंड थी, बर्फ थी, धुंध थी और आज़ादी थी। दोस्त थे, हल्ला गुल्ला था और कुछ दुख न था। 2 दिन बाद अमरा थोड़ा सा वक्त निकाल सकी आलियान के पास जाने के लिए। अर्ली लर्निंग कॉमन के ग्रुप स्टडी रूम के शीशे के दरवाजे के पार वो उसे नजर आ गया। कम से कम 11 और स्टूडेंट्स बैठे थे और वो व्हाइट बोर्ड के पास खड़ा लेक्चर दे रहा था। अमरा ने उसके लिए कॉफी ली थी। अब इतने स्टूडेंट्स में वो एक मग कॉफी तो नहीं दे सकती थी, इसलिए पलट आई और अभी वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी कि आलियान तकरीबन उसके पीछे भागते हुए आया। ये मेरे लिए लाई हो? उसने मग पकड़ कर घूंट भरा। हाँ, वो मग हाथ में ले चुका था, कॉफी पी रहा था और पूछ रहा था। अमरा ने उसे दाद दी। मुफ्त? वो सीढ़ियां उतरने लगा, उसके हाल की तरफ बढ़ने लगा। जाहिर है मुफ्त ये ट्वीट नहीं है। ओह शुक्रिया, ये ट्वीट नहीं है। वैसे ही मेरे सर पर 10-12 ट्वीट्स हैं, 4 तो काल की ही हैं, और वो मेरी जान को आया हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? 2 दिन से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। चलते चलते उसने गर्दन मोड़ कर कहा, पर मैंने कब कहा था मैं आऊंगी? तुमने कहा नहीं, पर मैंने सुन लिया था। वो नई मुस्कुराहटों का इस्तेमाल करते नए अंदाज से मुस्कुराया, जो जाहिर है वो ही कर सकता था। तुम कहाँ जा रही हो? अमरा को नीचे जाना था, उसे तो नहीं ना? मैं तुम्हारे साथ। मेरे साथ क्यों आ रही हो? तुम पढ़ो, बल्कि शायद तुम कोई लेक्चर दे रहे थे। मैं ब्रेक लेने के बारे में सोच ही रहा था। मैं तो सिर्फ माजत करने आई थी तुमसे। दोनों सेकंड फ्लोर पर रेलिंग के साथ खड़े थे, जहाँ से खड़े होकर नीचे का सारा मंजर देखा जा सकता है। ठीक है, करो। अमरा उसका मुंह देखने लगी। करो भाई, मैं सुन रहा हूँ। कॉफी की चुस्की लेकर उसने कहा, माजत करने आई थी। जब ये कह दिया तो मतलब माजत कर ली, और क्या? अच्छा, अब आगे? आगे क्या? अमरा को फिर से गुस्सा आने लगा। तुम इतने प्यारे से सर्द मैनचेस्टर में रहकर इतनी जल्दी गर्म क्यों हो जाती हो? आलियान मुस्कुराया। यानी अमरा से नाराज होना वो जानता ही नहीं था। उसके गुस्से को वो फूल की पत्ती की माने छूकर अपनी डायरी में महफूज कर लेता था। अच्छा चलो, एग्जाम्स के बाद मिलते हैं। मुश्किल है लेकिन मैं कर लूँगा, वरना मेरा तालीमी रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। मुझे खुद भी मेरी बातें समझ में नहीं आती। अच्छा तो जाओ। कैसे इंसान हो तुम? कैसे जाने के लिए कह रहे हो? कार की आवाज उनके करीब लेकिन पीछे से आई और उसने बढ़कर आलियान की गर्दन दबोच ली। अमरा तो फौरन वहां से गायब हो गई। वो इम्तिहानात के दिनों में उससे कोई लड़ाई मोल लेना नहीं चाहती थी, लेकिन अगली रात को वो खुद अमरा के पास आ गया। यकीनन वो उससे कोई लड़ाई मोल लेना चाहता था।
कुछ फासले पर बैठी लीजा पढ़ते पढ़ते लड़क कर सो चुकी थी और सोफे और कारपेट के दरमियान झूलती काफी मजाहिका केस लग रही थी। पहले तो उसे देख देख कर अमरा अपनी हंसी रोकती रही, फिर उसके पास आई, उसे धकेल कर कारपेट पर किया ताकि वो ठीक से कारपेट पर ही सो जाए। सामने उसका लैपटॉप खुला रखा था। अक्सर ऐसी चीजें गायब कर लिए जाने के वाकयात हो जाते थे। अमरा ने उसकी चीजें समेटी और बैग को उसके सर के नीचे रखा और अभी लैपटॉप पर उसने हाथ रखा ही था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी तस्वीर खींची गई है। उसने गर्दन मोड़ी तो कॉल खड़ा था। अमरा द लॉस्ट ड्रग अर्ली लर्निंग कॉमन में सोए हुए स्टूडेंट्स की चीजें चुराते हुए अपनी नौयत का 40वां वाकया फोन हाथ में लिए वो मुस्कुरा रहा था। ये गर्मा गर्म खबर कुछ ही देर में दी टैब मैनचेस्टर में आ जाएगी। अमरा का जी चाहा कि लीजा की ठंडी हो चुकी कॉफी उसके मुंह पर दे मारे, पर वो बाज रही और अपनी आंखों की चिंगारियों को ज्वालामुखी बनाते उसे घूरने लगी। कार्ल बहुत आसानी से ये देख सकता था कि किस आतिशफशानी अंदाज से उससे घूरा जा रहा है, तो बदले में वो हाथ बांधकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे 100-200 पापाराजी उसकी तस्वीरें खींच रही हैं। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हाँ, तुम्हें तो गुस्सा आ रहा है, वो मुस्कुराया। मैं आलियान से कहती हूँ। अमरा को आग ही लग गई। वो हंसा। आलियान मेरा बाप नहीं है, वैसे होता भी तो वो कुछ नहीं कर सकता था। वो ठीक कह रहा था। ये धमकी चलने वाली नहीं थी कि मैं तुम्हारी अम्मा से, तुम्हारे अब्बा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। या जरा रुको, मैं अपने भाई को लेकर आई, वो तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगा। अगर वो सुल्तान राही लाने का इरादा रखती भी तो वो भी दी हुक बनने की काबिलियत रखता था। कुछ ही देर में तुम यूनी में मशहूर हो जाओगी, फिर हर कोई तुमसे अपनी चोरी शुदा चीजों का मुतालबा करेगा, वो भी जिनकी कभी एक पिन भी चोरी नहीं हुई होगी। तुम सोच सकती हो मेरा क्या मतलब है। उफ, वो फिर मुस्कुराया। गंदा बच्चा। अमरा कॉल को वहीं छोड़कर वीरा के पास भाग गई। वो अपनी क्लास फेलोज के साथ ग्रुप स्टडी कर रही थी। वीरा को सारी बात बताई। वीरा हंसने लगी। तुम फिक्र न करो, वो तुम्हें डरा रहा है। वैसे मैं दी टैब के एडिटर को जानती हूँ, बात कर लेती हूँ उससे, तुम फिक्र न करो। याद से कर लेना, वरना कल तक मैं चोर मशहूर हो चुकी होंगी। वीरा ने कहका लगाया। वैसे ऐसा करके देखते हैं, तुम्हें मालूम तो हो कि चोर कैसे महसूस करते हैं। मुझे ऐसे एहसासात मालूम नहीं करने, यानी हद है। एक चोर के एहसासात ही रह गए हैं मालूम करने के लिए। वीरा हंसी से लोटपोट होने लगी। ऐसी बातें करते तुम बड़ी प्यारी लगती हो। अगर अगले जन्म नाम की कोई चीज है तो मुझे अमरा बनना है, यंग लेडी ऑफ पाकिस्तान, और मुझे वीरा खूंखार लेडी ऑफ रशिया। वीरा ने वहीं खड़े खड़े एडिटर से बात की। कुछ देर बाद वीरा ने एमएमएस जो एडिटर ने उसे भेजा था अमरा को दिखाया। वो अमरा की तस्वीर थी। हिप्नोटाइज करके स्टूडेंट्स की चीजें चुरा लेने वाली फ्रेशर अमरा द लॉस्ट डक अपनी नौयत का 40वां वाकया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तहकीकात की गुजारिश की जाती है। वो तुम्हें चोर और जादूगर साबित कर रहा है। तुम देखती, कल तक तुम्हारे पास स्टूडेंट्स की लाइन लग जाती हिप्नोटिज्म के लिए। अमरा का मुंह बन गया और वो काल को सुनहरी अलकाबात से नवाजने लगी। यहाँ बड़ी मांग है हिप्नोटिज्म की। तुम तो बड़े मजे से हजारों पॉइंट्स कमा लेती। आजकल तो प्रोफेसर्स को हिप्नोटाइज करने के लिए कहा जाता है। मुंह मांगे पॉइंट्स मिलते तुम्हें इम्तिहानात के दिनों में। कुछ मजीद सुनहरी अलकाबात लेने काल को फिर से उसके पास आना था, इसलिए भी कि काल को अपनी तैयारी से ज्यादा अमरा की फिक्र थी कि वो बेचारी ये ना सोचती हो कि उसे कोई तंग नहीं कर रहा। आखिर उसके साथ ये गैरों वाला सलूक लूं तो वो उसके साथ अपनों जैसा सलूक करने अगली रात अर्ली लर्निंग में अपने ग्रुप स्टडी रूम से निकला। अर्ली लर्निंग में इम्तिहानात के दौरान पढ़ने का एक बड़ा फायदा ये भी होता कि जो पूरा सेमेस्टर आपको नजर नहीं आते वो उन दिनों नजर आते आते आपके दोस्त बन जाते हैं। पूरा महीना अर्ली लर्निंग कॉमन में हाउसफुल शो होते। जो रातों को अपने बिस्तरों पर सोते हैं वो यहाँ ऊँगते और पढ़ते पाए जा सकते हैं। रात रात भर उनकी शक्लें देखने को मिल जाती हैं और यूं
کارل کے پاس اسے دوست بنانے کا موقع بھی ہاتھ آ گیا اور وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ امرہ نے اس کے اٹھنے کا انتظار کیا اور مکمل توجہ سے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن بیکار۔ کبھی نوٹس اس کے ہاتھ سے گر جاتے، کبھی پین اور پھر لیپ ٹاپ بھی گر گیا۔ اوف، اب وہ اتنا سامان سمیٹ کر دوسری جگہ جائے۔ اب تو اسے فلور پر ہی بیٹھنا پڑے گا کیونکہ سب جگہ پر تھی اور اسے یقین تھا وہ جہاں بھی جائے گی کارل اس کے سامنے آ کر ایسے ہی بیٹھ جائے گا۔ کارل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے اور جو چل رہا ہے وہ ایسا کچھ اچھا ہرگز نہیں ہے۔ کارل کے دماغ میں ایک ایسی بیٹری فکس تھی جو کبھی ڈاؤن نہیں ہوتی تھی اور اس بیٹری کو چارج بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ انسانی اجسام کو دیکھ کر یہ خود بخود چارج ہونے لگتی تھی۔ سب امتحانات کے مارے ہوئے تھے اور وہ خود کو چارج کرنے کے چکروں میں تھا، پھر بھی ہر سال اسکالرشپ لے لیتا تھا۔ اگر وہ ایسی حرکتیں نہ کرے اور صرف پڑھے تو یقیناً وہ جلد ہی یونی کا ڈین بن جائے۔ ساری کتابیں، نوٹس، کاغذ، لیپ ٹاپ، پین وغیرہ کو اپنی باہوں میں عارضی طور پر سمیٹ کر وہ بمشکل اٹھی اور نئی جگہ کی تلاش کرنے لگی۔ وہ چند قدم ہی چلی ہوگی کہ اس کے ہاتھ پر بجلی گری۔ جی بجلی، آسمانی نہیں، زمینی۔ کارل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پین کو پھرتی سے اس کے ہاتھ پر لگا دیا تھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی سب چیزیں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ لیپ ٹاپ بھی ٹھا کر کے گرا تھا۔ اب اللہ ہی جانتا تھا وہ چلے گا یا سستے داموں بکے گا بھی نہیں۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، امرہ چلائی۔ کیا ہوا؟ اوف، کارل کی معصومیت، تم نے کیا لگایا ہے میرے ہاتھ پر؟ میرے ہاتھ تو خالی ہیں، صرف یہ ایک پین ہے میرے ہاتھ میں۔ میں پڑھ پڑھ کر تھک چکا تھا، سوچا تم سے باتیں شاتیں کر لوں۔ اس پین میں کچھ تھا، ضرور کچھ تھا۔ امرہ قسم کھا سکتی تھی اس میں کرنٹ تھا۔ تمہیں میرے اس پین پر شک ہے؟ اس نے پین لہرایا۔ دیکھو، یہ صرف ایک پین ہے، اس سے لکھا جاتا ہے۔ لکھنا سمجھتی ہو نا، ایسے لکھتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ پر لکھ کر دکھایا۔ امرہ نیچے بیٹھ کر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ بھی نیچے بیٹھ کر اس کی چیزیں سمیٹنے لگا اور ایک بار پھر امرہ کے ہاتھ پر کرنٹ کا ایک جھٹکا لگا۔ امرہ نے چیخ مار دی۔ کارل نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا تمہاری مدد، تم تو جنگلوں کی طرح چلا رہی ہو۔ میں یونیورسٹی انتظامیہ سے بات کرتا ہوں۔ آخر وہ یونیورسٹی میں خلائی مخلوق کو داخلے کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، اس طرح تو تم لوگ ہمیں پاگل کر دو گے۔ آخر ہم کیوں پاگل ہوں تمہارے لیے؟ امرہ نے لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ اس طرح تمہارا لیپ ٹاپ ٹوٹ جائے گا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، ابھی تک میرے سر سے زیادہ تمہیں اپنا یہ لیپ ٹاپ عزیز ہوگا۔ تم اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آلیہ نے آ کر ایک زوردار گھونسا اس کی کمر میں جڑا اور اس کے ہاتھ سے پین چپٹ لیا۔ کارل نے کہکا لگایا، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، امرہ نے ہی مجھے روکا کہ آؤ باتیں کرتے ہیں، باتیں شاتیں۔ آلیہ نے امرہ کی سب چیزیں سمیٹی اور اس کے ہاتھ میں کارل کا پین دیا۔ اس پین کا استعمال میں تمہیں سکھا دوں گا۔ اگلی بار یہ تمہارے پاس آئے تو اسی پین سے اسے کرنٹ دینا۔ امرہ نے تبرک کی طرح پین کو قبول کیا اور اپنی کلاس فیلو کی ٹیبل پر چلی گئی۔ کارل کا کہکا اس کے پیچھے گونجتا رہا۔ کارل انسانی حلیے میں ایک غیر انسانی مخلوق بلا شبہ۔ پین میں ایک ہیوی بیٹری فکس تھی جو پین کے کیپ کو بائیں طرف حرکت دینے پر کام کرتی اور پین کی نب سے ہلکا سا کرنٹ نکلتا جو معمول کے اوقات میں کافی زوردار لگتا۔ عام استعمال میں وہ پین ایک عام لکھنے والا پین تھا۔ صرف اس کا مالک ہی اس کا استعمال جانتا تھا اور اس کا مالک کارل تھا۔ یہ پین کبھی کارل کا ٹریڈ مارک تھا، اب تو کارل کے لیے پرانا ہو چکا تھا، لیکن امرہ کے لیے بہرحال نیا ہی تھا اور امرہ کے لیے ہی نکالا گیا تھا۔ وہ اس پین کا استعمال یونی میں اسٹوڈنٹ سے بھرے کوریڈورز، لان، کلاسز، گراؤنڈز، لائبریری، سب ویز، بس، ہوٹل، بارز، کلب، کیفے، ہر جگہ کیا کرتا۔ خریداری کے دوران بھی، سڑک پر چلتے رش والی جگہ پر بھی۔ اب اگر تصور کیا جائے کہ ایک لڑکی یا لڑکا
या प्रोफेसर या बेचारी घरेलू सी खातून को अचानक चलते चलते कमर पर, बाजू, कलाई या गर्दन पर बिजली का झटका लगता है तो वो किस रद्द अमल का इजहार करेंगे? जी वही। और काल इन सब रद्द अमलों के मजे लेता। कई बार क्लास में उसने प्रोफेसर को भी झटके दिए थे। जिस दिन उसका मूड होता वो पहली रो में बैठ जाता और बिला वजह लेक्चर के दौरान ये जाहिर करता कि उसे लेक्चर में फलां पॉइंट समझ में नहीं आ रहे। प्रोफेसर चलते चलते उसके करीब आ जाते। काल दोनों हाथों को खड़ा होकर लहराता और ऐसे लहराता जैसे उसे पार्क के दौरान हाथ चलाने की आदत है। बहुत से लोगों को ये आदत होती है। खैर, हाथ चलाते चलाते पेन प्रोफेसर की ठोड़ी, गर्दन, कान की लू और कभी नाक से टकरा जाता। ऐसा हो ही जाता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। खैर, तो बेचारे प्रोफेसर बड़ी क्लास में चिल्ला उठते, डर कर आवाज पाख्ता से होकर एकदम से उछल पड़ते। बेचारे प्रोफेसर साहबान। क्लास अपने मुंह के आगे किताबें कर लेती, शर्मिंदगी नहीं, हंसी छुपाने के लिए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रोफेसर खुद को बाहर करते हुए पूछते। उंगलियां हैं सर, 10, 5, उस दाएं हाथ में 5 ही, इस बाएं हाथ में। ठीक है ना, यह कम है। वैसे मुझे ये बहुत ज्यादा लगती हैं। सोच रहा हूँ 2-4 कटवा दूँ। क्लास अपने पेट पकड़ने के करीब है। नहीं, वो कार के बारे में एक लफ्ज नहीं कहेगी। नहीं, मेरा मतलब मुझे तुम्हारे हाथ से करंट लगा है। मेरे हाथ से? काल एक प्यारा सा मासूम सा बच्चा। हाँ शायद। मेरे हाथ छुए सर, छुए प्लीज। इनमें करंट कब से आने लगा मुझे पता क्यों नहीं चला। नहीं ठीक है रहने दो। फिर आपको करंट कैसे लगा? काल एक हमदर्द फरिश्ता। मुझे वहम हुआ है शायद, ऐनक और पसीने को साफ करते हुए। चले मैं आपको हाथ लगाकर फिर से चेक कर लेता हूँ। पेन वाले हाथ को फिर से आगे बढ़ाता है। कहा ना बस ठीक है। ओके, तो सर मैं पूछ रहा था कि काल फिर से हाथ लहरा लहरा कर बात करने लगा है, लेकिन अब प्रोफेसर उससे 4-5 फुट दूर खड़े हैं और सोच रहे हैं आखिर ये करंट आया कहाँ से। ऐसे मौके पर क्लास के लिए अपने कहकों का गला दबाना मुश्किल हो जाता। काल हर बार ऐसी बाकमाल अदाकारी करता कि अंत कर देता। आलियान कहीं करीब ही होता तो उसकी कमर पर चुटकी भरता। बाज आओ काल, मैं प्रोफेसर को बता दूंगा। मैं जबान काट दूंगा तुम्हारी, वो भी सोते हुए। किसी की जान जाएगी तुम्हारे इस छोटे मोटे करंट के गोले से। गई तो नहीं ना? वैसे भी साइंस कहती है कि एक आम इंसान के जिस्म में अच्छे खासे वोल्टेज के करंट को सहने की ताकत होती है। साइंस कहती है या काल कहता है? काल किसी साइंस से कम है क्या? आंख मार कर तो ये है काल, इंसानी हुलिये में गैर इंसानी मखलूक। ऐसे के वेलकम वीक पर उसने फ्रेशर का काफी भुर्ता बनाया था। वो तो सारा साल वेलकम वीक का इंतजार करता था। फ्रेशर में तो उसकी जान हुआ करती थी। वो अपने सारे पुराने औजार निकाल लिया करता था। इसीलिए अक्सर सीनियर्स फ्रेशर को गाइड करते हुए कागज पर ये भी लिख देते, और काल से बचकर हैव अ सेफ वेलकम वीक। काल वेलकम वीक के 5 दिन नए नए अंदाज अपनाता ताकि पहले दिन मिलने वाले उसे दूसरे दिन पहचान न सकें, दूसरे दिन मिलने वाले उसके हाथों तीसरे दिन भी उल्लू बन सकें। वो दाढ़ी और बाल बढ़ा लेता, दूसरे दिन कटवा लेता, तीसरे दिन हरे रंग की विग, चौथे दिन गंजा, 7 कान, नाक, थोड़ी और भवों में बालियां, 5वें दिन लंबे बाल। हैप्पी कॉल जानी आस्क मी। जिसने स्टूडेंट्स कार्ड बनवाने जाना है उससे वो बड़े आराम से यूनिट से बाहर किसी भी दूसरी इमारत में भेज देता। स्टूडेंट कार्ड वो तो पैकाडिली रोड पर वाक़ ऑफिस से बनेगा। हाँ, सिर्फ आज के आज ही, नहीं कल नहीं। किसने कहा कार्ड यूनिवर्सिटी से बनते हैं? किसी ने मजाक किया होगा। मैं आस्क मी किस लिए बना हूँ? आपको गाइड करने के लिए। तो बस पैकाडिली चली जाओ, बहुत रश होगा वहाँ। आज कार्ड न बना तो फिर अगले साल ही यूनी आना। जल्दी जाओ, बस पकड़ो। उफ, इस रफ्तार से जाओगी तो बन चुका कार्ड। उसने बेशुमार फ्रेशर्स पैकाडिली भेजे जो बारता उसे ढूंढते फिरे अपना हिसाब चुकाने के लिए। कई बेचारे मासूम एशियाई जो डरे डरे से थे और अपनी मामा और पापा के साथ
यूनिवर्सिटी के गेट तक आए थे, उनको उसने बाथरूम में लॉक कर दिया। जी, उसके पास औजार थे। वो दरवाजे के हैंडल में एक बारीक सुराख अड़ाकर उसे जाम कर देता था। हो गया लॉक। अब ये अंदर वाले की ताकत पर है कि वो किस जोर से हैंडल के साथ जोर आजमाई करता है और कितनी जल्दी बाहर निकल आता है। ऐसे काम वो बहुत एहतियात से करता। उसे भी यूनी में रहना था। चंद लड़कियों को उसने साइंस लैब में बंद कर दिया। अमरा की किस्मत अच्छी थी कि वेलकम वीक पर उसका टकराव कार से नहीं हुआ था, वरना दाइम के लेक्चर के बाद उसका पहला सामना आसमी बने कार के साथ हो जाता, और जो इतना अच्छा था कि हर डिपार्टमेंट तक स्टूडेंट को खुद ही लेकर जा रहा था, तो उसकी लैब में ही मौत वाक़या हो जाती। और फ्रेशर वीक पर एक फ्रेशर अमरा लैब से मुर्दा निकलती और मैनचेस्टर में अपनी आमद के चौथे दिन ताबूत में बंद होकर पाकिस्तान वापस जाती। और दादा ये मालूम ना कर सकते कि पाकिस्तान में तो सब इस बेचारी बच्ची के पीछे पड़े रहते थे। मैनचेस्टर में कौन उसके पीछे पड़ गया था? कौन कह पाता कि वो कार्ल था। कार्ल मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के अपने काम से काम रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अजीम तोहफा, हर फ्रेशर पर अजाब अजीम तरीन कि हर फ्रेशर रो रो कर अपने घर वालों को हरी वीक, गंजे सर, लंबे बालों वाले आसमी का किस्सा सुना रहा था। फ्रेशर के आते ही यूनी में कार हो रही थी। स्टूडेंट यूनियन के सदर और बाकी लोग उसे संजीदगी से मोहतात रहने के लिए कहते, तो वो बड़ी मासूमियत से कहता, पता नहीं आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या मैंने किसी की जान ले ली है? क्या मैं कातिल हूँ? जानी वो जान लेगा तो ही कोई छोटा मोटा जुर्म माना जाएगा, तो वो किसी एक आध की जान ले ही ले, थोड़ी थोड़ी करके सबकी तो ना लेना।